नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नेत्रराम भारती है और आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ मालगुडी डेज के महान कथाकार श्री आर के नारायण जी की एक कहानी। जी हाँ, आर के नारायण जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने न केवल उपन्यास लिखे बल्कि अपने आसपास के परिवेश से संबंधित बहुत मर्मस्पर्शी कहानियाँ भी लिखी हैं। तो उन्हीं महान कथाकार की एक कहानी आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ज्योतिषी का एक दिन। जी हाँ, ज्योतिषी का एक दिन, जो मूल कहानी द एस्ट्रोलॉजर डे का हिंदी अनुवाद है। तो आइए सुनते हैं। वह रोज़ दोपहर के वक्त नियम से अपना बैग खोलता और उसमें से अपने पेशे में काम आने वाली सभी चीज़ों को निकालकर सामने रख लेता था। उन चीज़ों में करीब आधा दर्जन कौड़ियाँ होती थी, एक चौकोर कपड़ा और एक अस्पष्ट सा रहस्यमय कैलेंडर होता था। लिखने के लिए एक कापी होती और साथ ही खजूर की पेंसिलें। उसके माथे पर पवित्र भस्म मली हुई और उस पर सिंदूर का तिलक होता था। इस वक्त उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही होती, शायद ग्राहकों की तलाश और उम्मीद की वजह से। लेकिन यही चमक उसके सामान्य ग्राहकों को दैवीय लगती थी। इसमें उन्हें अपना भविष्य नजर आता था, जिसे देखकर उन्हें बेहद आराम महसूस होता। बड़ी सूझबूझ के साथ वह अपने चेहरे का हर जोर जमाव कुछ इस तरह रखता कि आंखों की चमक और बढ़ जाती, और इसके साथ साथ प्रभाव बढ़ाने के लिए सिर पर केसरिया पगड़ी भी वह बांधता था। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे, जैसे मधुमक्खियां फूलों की तरफ खींची आती हैं। वह इमली के एक पेड़ के तने के नीचे बैठता था। वह ज्योतिषी अपना काम धंधा उस रोशनी में किया करता था जो बगल के मूंगफली वाले ठेले की सिगड़ी से आती थी। हाँ, इस ज्योतिषी ने जब काम शुरू किया था तब ना तो उसके पास इसकी कोई योजना थी, ना कोई इरादा। वह नहीं जानता था कि लोगों के साथ अगले पल क्या होने वाला है। तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों से वह बिल्कुल अनजान था। जैसे उसके पास आने वाले भोले भाले ग्राहक होते हैं, वैसे ही वह था। इसके बावजूद जब लोग उसके पास आते तो उन्हें वह ऐसी बातें बताता जो लोगों के मन को भाती थी, अचरज में डालती थी। लेकिन ये सब बातें ऐसी होती थी जिनके लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं थी। बस हाँ, थोड़ी चतुराई से थोड़े बहुत अनुमान लगाकर काम चल जाता था। उसने जब अपना गांव छोड़ा था तो उसके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कल को क्या करेगा, कैसे कमाएगा, क्या खाएगा, कुछ भी तो नहीं। फिर भी उसने गांव छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ रहता तो उसे अपने पुरखों का ही काम आगे बढ़ाना पड़ता, जैसे खेत जोतना, फसल काटना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, परिवार का पालन पोषण, ऐसा ही कुछ और। लेकिन वो यह सब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बिना किसी से कुछ कहे सुने वह घर छोड़कर चल दिया था। उसके पास अनुभव के नाम पर कुछ था तो यह कि वह लोगों की परेशानियों को समझ लेता था। शादी, पैसा, रिश्तों में खटास, सामने वाले की किसी भी किस्म की दिक्कत को वह तुरंत ताड़ लेता था। यह उसका हुनर था। कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, इससे उसका यह हुनर कुछ और निखर आया। 5 मिनट में ही वह समझ जाता था कि उसके सामने जो आदमी बैठा है उसे क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ, हर सवाल का जवाब देने के वह 2 रुपये लेता था। लेकिन 10 मिनट बाद, तब तक वह सामने वाले की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता था। वह सामने वाले को कुछ समय बोलने के लिए कहता था। इस दौरान वह एक बार भी अपना मुंह नहीं खोलता था। हाँ, इन 10 मिनटों में उसे जो कुछ भी सामने बैठा व्यक्ति बताता, उससे उसे जवाब और मशवरे देने के लिए काफ़ी मसाला मिल चुका होता था। फिर वह बोलना शुरू करता, हथेली देखते हुए कहता, आप
कोशिश तो खूब करते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत के नतीजे पूरे नहीं मिलते। 10 में से 9 लोग उसकी इस बात पर हाँ में ही सिर हिलाते। नहीं तो वह सवाल करता, क्या आपके परिवार में कोई महिला है जिसका रवैया आपकी तरफ अच्छा नहीं है? दूर की कोई रिश्तेदार भी हो सकती है। इससे भी काम न चला तो वह स्वभाव या चरित्र का विश्लेषण कर देता। आपकी ज़्यादातर समस्याएं आपके स्वभाव की वजह से हैं, लेकिन आप बच भी कैसे सकते हैं? शनि जो बैठा हुआ है गलत जगह पर, इसीलिए आपके स्वभाव में धीरज नहीं है। हाँ, बाहर से वह बेहद रूखा व्यवहार करता था। बस ऐसे ही नुस्खे उसे लोगों के दिल में जगह दिला देते। लोग तब तक यह मान ही बैठते कि यह ज्योतिषी कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। बस ऐसे ही उसका काम चलता रहता था। तो बगल के मूंगफली वाले ने जब अपनी सिगड़ी बुझा दी तो यह संकेत था कि अब ज्योतिषी को भी अपनी दुकान बढ़ा लेनी चाहिए। मजबूरी भी थी, क्योंकि अब उसे और काम करने के लिए रोशनी कहां से मिलेगी। सो क्या करता, उसने भी अपना कौड़ी कैलेंडर समेटा और उसे बैग में डालने लगा। अभी वह सामान समेट ही रहा था कि उसने देखा एक आदमी उसकी दुकान के सामने खड़ा। समझ गया कि ग्राहक ही होगा, तो जाने कैसे देता। सो कहने लगा, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। यहाँ 1 मिनट बैठो, मुझसे कुछ बातें करोगे तो तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने ज्योतिषी की इस पेशकश पर कोई भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी। यह भी साफ नहीं बताया कि उसे क्या परेशानी है। ज्योतिषी ने फिर अपनी पेशकश दोहराई तो इस बार उसने अपनी हथेली ज्योतिषी के सामने कर दी, ठीक उसकी नाक के नीचे, और फिर उलाहना सा देते हुए कहने लगा, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो ना, तो लो देखो मेरा हाथ। ये ज्योतिषी के सामने चुनौती थी तो पीछे कैसे हट जाता। हथेली देखते हुए बोला, आपका स्वभाव ही है कि। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता वो व्यक्ति ने उसे टोक दिया, हाँ छोड़िए ये सब बातें, फिजूल की बातें, कुछ काम की बात बताइए। ज्योतिषी अब कुछ खफा हो गया था। बोला, मैं ना हर सवाल का जवाब देने के 2 रुपये लेता हूं, और मुझसे जो आपको मिलेगा वह इतने पैसों में पर्याप्त ही होगा। यह बात सुनते ही उस व्यक्ति ने अपना हाथ वापस खींच लिया, जेब से 20 रुपये निकाला और ज्योतिषी की तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, देखो मेरे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया कि तुम उसके ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो, तो तुम्हें यह 20 रुपये ब्याज सहित मुझे लौटाना पड़ेगा। क्या बोलते हो? अब ज्योतिषी भी कम नहीं था, लगभग उसी अंदाज में पलट कर बोला, और अगर आपको मेरे जवाब संतोषजनक नहीं लगे तो आप मुझे 50 रुपये नहीं, आप मुझे 100 रुपये देंगे। ठीक है, लेकिन याद रख, अगर तुम गलत साबित हुए तो मुझे 150 रुपये देना। कबूल है? वह अनजान व्यक्ति ज्योतिषी से बोला। कुछ तर्क वितर्क के बाद ज्योतिषी मान गया। उसने भगवान से प्रार्थना की और इधर उस अजनबी ने सिगार जला लिया, लेकिन तभी माचिस जलाने से हुई थोड़ी सी रोशनी में ज्योतिषी को उस व्यक्ति के चेहरे की झलक मिल गई। इसी बीच पास की सड़क पर रेलम पेल मच गई, कारों के हॉर्न बजने लगे, लेकिन इन सब से बेखबर वह अजनबी ज्योतिषी के पास ही डटा था, बल्कि अब तो बैठ भी गया। सिगार के धुआं उड़ाए जा रहा था। वहीं ज्योतिषी उसको देख अब खुद को बेहद असहज महसूस कर रहा था। जब नहीं रहा गया तो उस व्यक्ति से बोला, यह लो अपना 20 रुपया का नोट,
अब मुझे इस तरह के चैलेंज लेने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी आज मुझे घर जाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, तो मैं इतना कहकर वह अपना सामान समेटने लगा। लेकिन वह अजनबी कहाँ मानने वाला था। उसने ज्योतिषी की कलाई पकड़ ली और बोला, तुम अभी इस तरह नहीं भाग सकते ज्योतिषी, तुमने मुझे अपने पास बुलाया था। अरे मैं तो जा रहा था यहाँ से। उसकी जकड़ में आया ज्योतिषी कांप रहा। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जो निकली वह भी कांपने से। वह बोला, मुझे आज छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए आज। मैं आपसे कल बात करूंगा ना, कल बात करते हैं। पर उस अजनबी ने अपनी हथेली ज्योतिषी के चेहरे की तरफ बढ़ा दी और कहा, चैलेंज तो चैलेंज होता है ज्योतिषी, देखो और बताओ। उसने हाथ आगे कर दिया। अब ज्योतिषी का गला सूख गया। जैसे तैसे खुद को संभाला और बोला, कोई औरत है? रुको, मुझे ये सब नहीं सुनना है, ये सब बेकार की बातें मुझे नहीं सुनना है। मुझे यह बताओ कि मैं अभी जिसकी तलाश कर रहा हूं वह मुझे मिलेगा या नहीं? इसका जवाब दो। तुम इसका जवाब दो, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपने पूरे पैसे मेरे हवाले नहीं कर दोगे। इस पर ज्योतिषी ने कुछ देर कोई मंत्र बुदबुदाया, फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगी तो क्या आप मुझे 100 रुपया देंगे ना? वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। आपसे जो बन पड़े कर लेना। ज्योतिषी के प्रस्ताव पर कुछ हिला हवाली के बाद अजनबी तैयार हो गया। अब ज्योतिषी ने बताया, अगर मैं सही हूं तो आपको एक बार मरने के लिए छोड़ दिया गया था, ठीक है? हाँ, ठीक है। और बताओ, आपको चाकू घोंप दिया गया था, ज्योतिषी ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। उस अनजान आदमी ने अपनी छाती खोलकर घाव का निशान दिखा दिया। और बताओ, सही जा रहे हो? और बताओ। उसके बाद आपको पास के ही खेत में एक कुएं में फेंक दिया गया था और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। हाँ, मैं तो मर ही जाता अगर पास से गुजरने वाले कुछ लोगों ने मुझे बचा ना लिया होता। अब वह अजनबी ज्योतिषी की बातें सुनकर उत्साहित हो चुका था। ए ज्योतिषी, मुझे बता वह आदमी मुझे कब मिल पाएगा? अजनबी अपने पर जानलेवा हमला करने वाले के बारे में जानना चाहता था। कब मिल पाएगा? दूसरी दुनिया में, ज्योतिषी ने जवाब दिया। वह आदमी किसी दूर देश में 4 महीने पहले मर चुका है। आप उसे अब नहीं देख पाएंगे। यह सुनते ही अजनबी करहा उठा। ज्योतिषी आगे बोला, गुरु नायक, तुम मेरा नाम जानते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? अजनबी ने पलट कर पूछा। हाँ, वैसे ही जैसे मैं और सब चीज़ें जानता हूँ गुरु नायक। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर दिशा में है ना? 2 दिन लगते हैं यहाँ पहुँचने में। अगली ट्रेन पकड़ो और तुरंत गांव लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं लौटे तो मुझे तुम्हारी जिंदगी पर एक बार फिर खतरा मंडराता दिख रहा है। लौट जाओ, अभी के अभी लौट जाओ। यह कहकर उस ज्योतिषी ने अपने झोले से भभूत निकाली और उसे देते हुए कहा, इसे लो और अपने माथे पर रगड़ लो और तुरंत घर लौट जाओ और दोबारा कभी दक्षिण दिशा की यात्रा मत करना। और ऐसा किया तो तुम 100 साल जियोगे। मैं दोबारा फिर घर क्यों छोड़ूंगा? मैं तो इसीलिए घर से निकला था कि कभी ना कभी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा।
उसके मिलते ही उसे अपने अपने इन हाथों से उसकी ज़िंदगी से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए तो मैं अब तक यहाँ वहाँ भटक रहा था। क्या तुम कहते हो कि वो मर गया? मुझे उम्मीद है कि वह वैसे ही मौत मरा होगा जैसी उसकी होनी चाहिए थी। हाँ, वह एक लॉरी के नीचे दबकर मर गया, ज्योतिषी ने कहा। यह सुनते ही अजनबी के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। अब तक उस इलाके से करीब करीब हर आदमी जा चुका था। ज्योतिषी ने भी अपना सामान समेटा और झोले में डाल लिया। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसर चुका था। वह अजनबी भी चला गया और जाते जाते ज्योतिषी को वह काफ़ी सारे रुपए दे गया। आज आधी रात हो चुकी थी। अब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। बीवी दरवाजे पर ही इंतज़ार कर रही थी। उसके पहुंचते ही सफाई मांगने लगी। कहाँ थे अब तक? लेकिन जवाब देने के बजाय ज्योतिषी ने वे रुपए उसके सामने कर दिए जो अजनबी ने उसे दिए थे। कहा, गिनोय ने एक आदमी से ये पैसे लेकर आया है। ये तो 90 रुपये हैं, वह गिनते हुए बोली। बहुत खुश थी इतने पैसे देखकर। मैं कल बाजार से गुड़ और नारियल खरीद लाऊंगी। बेटी बहुत दिन से कुछ मीठा खाने की मांग कर रही है, अब मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना लूंगी। अच्छा किया। 90 रुपये? क्या कहा तुमने? 90 रुपये हैं? सुअर ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे 100 रुपये देने का वादा किया था। ज्योतिषी बोला। उसकी बीवी उसको देखे जा रही थी। बोली, तुम कुछ चिंता में दिख रहे हो, क्या परेशानी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ है। कुछ नहीं। रात का खाना खाने के बाद वह तख्त पर बैठे हुए बीवी से बोला, जानती हो, आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं अब तक इतने साल से यही सोचता था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो गया है। इसीलिए मैं घर से भी भागा, यहाँ आया, तुमसे शादी की और यहीं का होकर रह गया। आज पता लगा कि वह आदमी जिंदा है। लेकिन अब उसके बारे में क्यों सोचें? सोने का वक्त हो गया है, सोना चाहिए। यह कहकर वह लंबी और गहरी सांस लेने के बाद तख्त पर लेट गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।